Dear students, open the text at page 48. We are going to study a lesson. The boy who broke the bank. वो लड़का जिसने बैंक तोड़ दिया, वो लड़का जिसने बैंक डुबो दिया। बैंक तोड़ने वाला लड़का, बैंक डुबोने वाला लड़का। डियर स्टूडेंट्स, ये एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। इस कहानी में मुसन्निफ ने बताया है कि एक छोटी सी अफवाह कितना बड़ा नुकसान कर सकती है और कितने लोगों को परेशानी में डाल सकती है। चुनांचे हमें अफवाहों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करना चाहिए। नत्थू सेठ सीताराम की पीपल नगर की बैंक की सीढ़ियों को झाड़ते हुए खुद ही बड़बड़ा रहा था। छोटी सी झाड़ू से जल्दी जल्दी लापरवाही से सीढ़ियां झाड़ रहा था, जिसकी वजह से धूल हवा में उड़कर दोबारा वहीं बैठ रही थी। जब नत्थू कचरे का टोकरा, कचरे का तवा डस्टबिन पर ठोक रहा था, तब धोबी का लड़का वहां से गुजर रहा था। सीताराम के सर पर कपड़ों का गट्ठा था। वो इस्त्री किए हुए कपड़े देने के लिए जा रहा था। उसने नत्थू को आवाज़ दी और इतनी धूल मत उड़ाओ। उसने नत्थू को आवाज़ दी और कहा, इतनी धूल मत उड़ाओ। क्या तुम इसलिए नाराज़ हो कि बैंक ने तुम्हारी तनख्वाह में 2 रुपये का इजाफा नहीं किया? नत्थू कहता है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। 20 तारीख गुजर चुकी है और मुझे अभी भी तनख्वाह नहीं मिली है। कौन सोच सकता है कि बैंक एक गरीब आदमी की तनख्वाह भी रोक रखेगा? बस मुझे तनख्वाह मिलने दो, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। उसके बाद मैं यहाँ एक हफ्ता भी रुकने वाला नहीं हूँ। नत्थू ने गुस्से का इजहार करते हुए डस्टबिन पर कचरे के तवे को बार बार ठोका। सीताराम उसे हिम्मत देता है और कहता है, ठीक है, तुम्हारे लिए मैं काम तलाश करूँगा, और कपड़े देने लग जाता है। जब सीताराम चौथे घर पर कपड़े देने के लिए पहुँचता है तो सीताराम एक खातून को ये कहते हुए सुनता है कि उसे एक झाड़ू वाले की ज़रूरत है। ये सुनकर सीताराम अपने गट्ठे को बांधते हुए कहता है कि वो एक झाड़ू देने वाले को जानता है जो काम की तलाश में है और वो आइंदा महीने से आ सकता है। फिलहाल वो बैंक में काम करता है, लेकिन उसे बैंक से तनख्वाह नहीं मिल रही है। वो बैंक की नौकरी छोड़ देना चाहता है। मिसेस श्रीवास्तव ने कहा, ठीक है, उसे कल मुझसे मिलने को कहो। ये सुनकर सीताराम खुशी खुशी अपना कपड़ों का गट्ठा उठाता है और चला जाता है। मिसेस श्रीवास्तव को दुकान से कुछ खरीदना होता, इसलिए वो अपने बच्चे को नौकरानी के पास दे देती है और बावर्ची से कहती है कि लंच में देर ना करना। उसके बाद वो हमेशा की तरह कपड़ों की दुकानों पर जाने के लिए चली जाती है। बाजार की एक साइड इमली का बड़ा सायादार दरख्त था। उस दरख्त के नीचे मिसेस श्रीवास्तव को अपनी सहेली मिसेस भूषण मिलती है। वो मौसम गर्मा की शिकायत करती है, जिस पर मिसेस भूषण कहती है कि पीपल नगर की तारीख में सबसे गर्म दिन है। दोनों कपड़े की बनावट, डिज़ाइन वगैरह से मुतालिक बातें करती हैं। उसके बाद मिसेस श्रीवास्तव कहती हैं, क्या तुम जानती हो कि सेठ गोविंद राम की बैंक अपने मुलाजिमीन की तनख्वाह नहीं दे रही है? आज ही मैंने बैंक के झाड़ू देने वाले को शिकायत करते सुना कि उसे 1 महीने की तनख्वाह
अभी तक नहीं मिली है। मिसेस भूषण उस पर हैरत का इजहार करती है और कहती है, अगर बैंक एक झाड़ू देने वाले की तनख्वाह नहीं दे सकती तो उसकी कितनी खस्ता हालत है और किसी को भी तनख्वाह नहीं मिल रही होगी। वो मिसेस श्रीवास्तव को इमली के दरख्त के साए में छोड़ देती है और अपने शौहर की तलाश में निकल जाती है। उसका शौहर कमल किशोर की फोटोग्राफी की दुकान के सामने उस दुकान के मालिक से गुफ्तगू करते हुए बैठता है। मिसेस भूषण अपने शौहर को देखकर चिल्लाकर कहती है, मैं आपको 1 घंटे से तलाश कर रही हूँ, आप कहाँ गायब हो गए थे? मिस्टर भूषण जवाब देता है। मिस्टर भूषण जवाब में कहते हैं, कहीं नहीं, अगर तुम एक दुकान में ठहरे रहती तो मैं तुमसे मिल लेता, मगर तुम तो एक शहद की मक्खी की तरह एक दुकान से दूसरी दुकान पर यूं चली जाती है, बिल्कुल जैसे शहद की मक्खी फूलों के बाग में घूमती है। कुरकुर मत करो, पहले ही गर्मी परेशान कर रही है। पीपल नगर में क्या हो रहा है पता है? बैंक का भी दिवालिया निकलने का वक्त आ गया है। शौहर ताज्जुब से पूछता है, क्या कहती हो? कमल किशोर फौरन उठ बैठता है और कमल किशोर ये सुनकर फौरन उठ बैठता है और पूछता है, कौन सा बैंक और क्यों दिवालिया निकलने जा रहा है? यही पीपल नगर बैंक। मैंने सुना है कि उन्होंने मुलाजिमीन को तनख्वाह देना बंद कर दिया है। मिस्टर किशोर पूछता है, कहीं आपका वहाँ खाता तो नहीं है? मेरा नहीं, लेकिन मेरे पड़ोसी का है। ये सुनकर वो हैरत से चिल्लाता है और फिर हजाम की दुकान के मालिक को आवाज देता है, दीपचंद, क्या तुमने ताज़ा खबर सुनी? पीपल नगर बैंक बंद होने वाला है, जल्दी से जल्दी तुम वहां से अपना पैसा निकाल लो। दीपचंद एक बुजुर्ग के बाल काट रहा था। खबर सुनकर वो इतना घबरा जाता है, हक्का बक्का हो जाता है और उसका हाथ हल जाता है और ग्राहक के कान पर खराश लग जाती है। ग्राहक दर्द के मारे चीख उठता है। दर्द कान कटने का और परेशानी उस भयानक खबर की जो वो सुनता है। गर्दन की एक जानिब के बाल काटे जाने के बाकी रह जाते हैं, लेकिन वो दौड़ता हुआ रोड के दूसरी साइड में किराना दुकान में चला जाता है जहां टेलीफोन रहता है। वो सेठ गोविंदराम का नंबर डायल करता है। सेठ घर पर नहीं रहते। तब वो कहाँ गया? सेठ कश्मीर में छुट्टियां गुजार रहा है। अच्छा, ऐसा है। उमर रसीदा शख्स को उस पर यकीन नहीं आता। वो तेजी से हजाम की दुकान पर लौटता है और दीपचंद को बताता है कि परिंदा उड़ गया, सेठ गोविंदराम शहर से फरार हो गया, शहर छोड़कर चला गया है। इसका मतलब है बैंक का दिवालिया निकल गया है और वो सीधा ऑफिस की तरफ चेक बुक लेने के लिए दौड़ पड़ता है। ये खबर जंगल की आग की मानिंद पूरे बाजार में फैल जाती है। छोटे दुकानदारों से ग्राहकों तक और उनसे चारों तरफ पहुंच जाती है। पान वाले तक, दर्जी तक, ठेले वाले तक, सुनार तक, फुटपाथ पर बैठे हुए फकीर तक पहुंच जाती है। बूढ़े गणपत का पांव मुड़ा हुआ था। वो बरसों से फुटपाथ पर भीख मांगने के लिए 2 जानों बैठा करता था। शाम में कोई आता और 2 पहिए वाली गाड़ी पर उसे ले जाता था। किसी ने भी उसे कभी चलते हुए नहीं देखा था, लेकिन बैंक के डूबने की खबर सुनते ही गणपत उछलकर अपने पांव पर खड़ा हो जाता है
और निहायत तेजी से बैंक की तरफ दौड़ पड़ता है। ये देखकर लोग हैरत करते हैं। जल्द ही लोगों को मालूम हो जाता है कि उसने 1,000 रुपये बैंक में जमा करवाए थे। लोग सड़क के पास जगह जगह ग्रुप की शक्ल में बैंक की हालत पर बहस करते हैं। पीपल नगर में कभी कोई आफत नहीं आई थी। यहाँ कभी सैलाब, जलजला या खुश्क साली की हालत नहीं हुई थी। कभी यहाँ पर जलजला, खुश्क साली के हालात नहीं आए थे। अब बैंक के डूबने के खतरे ने हरेक को बोलने और जो दिल में आए वो अंदाजा लगाने और अपना गुस्सा उतारने का मौका फराहम कर दिया था। कुछ लोग अपनी दूरअंदेशी पर अपनी पीठ ठोंक रहे थे कि उन्होंने पहले ही बैंक से अपनी रकम निकाल ली थी। तो कुछ लोग खुश थे कि उन्होंने उस बैंक में खाता ही नहीं खोला था। बहुत से लोग इस दिवाली की जो वजूहात का अंदाजा लगा रहे थे कि सेठ गोविंद राम की ज्यादतियों की वजह से ये दिन देखने को मिला है। एक शख्स कहता है कि सेठ रियासत छोड़कर चला गया है। दूसरे की राय थी कि वो मुल्क से फरार हो गया है। तीसरे के कौल के मुताबिक वो पीपल नगर में ही छुपकर बैठा है। और चौथे ने तो कह दिया कि झाड़ू वाले लड़के ने सुबह उसे इमली के दरख्त पर फांसी लगाकर लटका हुआ देखा था। दोपहर तक उस छोटे से बैंक को और उसमें मौजूद नकद रकम को बेशुमार चीज़ों का सामना करना पड़ता है। उसकी वजह से बैंक मैनेजर ज़हनी तौर पर तज़ब्ज़ुब, कश्मकश में पड़ जाता है। इमरजेंसी फंड दूसरे बैंक से ली जा सकती थी, मगर वो बैंक 30 मील की दूरी पर था। मैनेजर को बिल्कुल भी भरोसा नहीं था कि वो इतनी देर तक भीड़ को रोक सकेगा। इसके अलावा सेठ गोविंद राम से कश्मीर में हाउस बोट पर राब्ता कायम करने का कोई इम्कान नहीं था। लोगों को बैंक के काउंटर से लौटाकर कल आने के लिए कहा जाता है, लेकिन वहां से कोई भी हटने के लिए तैयार नहीं होता। सब लोग बैंक के बाहर सीढ़ियों पर खड़े होकर चिल्लाने लगते हैं, हमें हमारा पैसा वापस करो वरना हम बैंक तोड़ देंगे और सेठ को पकड़ कर लाओ। हमें मालूम है कि वो सेफ डिपॉजिट के लॉकर में छुप कर बैठा है। ऐसे शरारती लोग भी उस भीड़ में शामिल हो गए जिनका बैंक में एक भी पैसा नहीं था। वो लोगों को भड़का देते हैं। मैनेजर का गुस्सा ठंडा करने की कोशिश मैनेजर लोगों का गुस्सा ठंडा करने की कोशिश करता रहता है। बैंक मैनेजर लोगों से कहता है, बैंक में बहुत पैसा है लेकिन अभी अर्जेंट उसे हासिल करना मुमकिन नहीं है, इसलिए अभी घर चले जाइए और दूसरे दिन आइए। सब लोग बाहर खड़े होकर नारेबाजी करते हैं, हमें अभी चाहिए, अभी अभी अभी, आज अभी, इसी वक्त। एक ईंट हवा में उड़ती हुई आती है और पीपल नगर बैंक की कांच की खिड़की को तोड़कर अंदर घुस जाती है। दूसरे दिन सुबह नत्थू बैंक की सीढ़ियां झाड़ने के लिए आता है। जब वो कचरा, कांच के टुकड़े और सीढ़ियों पर हर तरफ पड़े हुए पत्थर देखता है तो गुस्से और नफरत से अपने हाथ ऊपर उठाते हुए चिल्लाता है, कैसे गुंडे हैं ये लोग, गधे कहीं के। एक तो तनख्वाह नहीं मिल रही है और ऊपर से इतना सारा कचरा साफ करना पड़ेगा। वो सीढ़ियों पर अपना झाड़ू से जोर जोर से फटकार मारकर कचरा फैला देता है। उसी वक्त धोबी का लड़का अपने साइकिल से उतरते हुए कहता है,
अगले महीने की पहली तारीख से तुम नए काम पर जाने को तैयार हो जाओ। मेरा ख्याल है कि अब बैंक तो डूब गया है, तुम्हें ऐसा करना ही पड़ेगा। ये सुनकर नथु हैरान हो जाता है। वो पूछता है, ये कैसे हुआ? मतलब तुमने नहीं सुना? बेहतर होगा कि तुम कुछ देर यही रुको। पीपल नगर की आधी आबादी अपना पैसा लेने के लिए आ जाएगी, तब तक रुको। ये कहकर खुशी खुशी हाथ हिलाता हुआ वो अपनी साइकिल पर सवार होकर चला जाता है। वो खुशी का इजहार इसलिए करता है कि उसका बैंक में कोई खाता ही नहीं था। मुंह ही मुंह में बड़बड़ाता हुआ नत्थू सीढ़ियां झाड़ने लग जाता है। अपना काम पूरा करके वो मैनेजर के आने का इंतजार करने के लिए सबसे ऊपर की सीढ़ी पर बैठ जाता है। उसने तय कर लिया था कि वो आज उसकी तनख्वाह लेकर ही रहेगा। वो सोचता है, क्या किसी ने भी सोचा था कि बैंक डूब जाएगा? वो ताज्जुब करता है कि ऐसा कैसे हो गया। प्यारे बच्चों, किसी भी मामले की सही तहकीक कर लेनी चाहिए। इधर सुने और उधर बोल दिए बहुत बुरी आदत है। मामूली अफवाह बड़े नुकसान का बायस बन सकती है। चुनांचे अफवाह पर भरोसा करने और अफवाह फैलाने से गुरेज करें। अफवाह इत्तेफाक से भी फैल सकती है और कसदन दानिस्ता तौर पर जानबूझकर फैलाई भी जाती है। लिहाजा अच्छी तरह तहकीक कर लेना जरूरी है।